स्टार्ट कर रहा हूँ। ओके। तो कल हमने देखा था कि मतलब रिक्वेस्ट के जो कंपोनेंट्स क्या होते हैं वो अपन ने चेक कर लिए थे, और अपन ने REQRS वाली जो डेमो साइट है उस पे हमने कुछ रिक्वेस्ट को फायर करके चेक भी कर लिया था कि कैसे उसको अपन मतलब रिक्वेस्ट को अपन कैसे फायर कर सकते हैं, और उसकी API को कैसे हम कॉल कर सकते हैं, और उससे जो रिस्पॉन्स आता है उसको कैसे देख सकते हैं, है ना। अब अपन थोड़ा सा एक बेसिक थ्योरी अपन डिस्कशन कर रहे हैं यहाँ पे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड, बिकॉज इंटरव्यूज में कई बार ये क्वेश्चंस पूछ लेते हैं वो लोग आपसे, है ना, कि आपकी एप्लीकेशन का आर्किटेक्चर क्या था, वेदर इट वाज मोनोलिथिक और माइक्रो सर्विस बेस्ड। तो थोड़ा सा अपने को पता रहेगा ना, तो इट विल बी इजी फॉर अस टू आंसर। ठीक है। अ, अब क्या है, जितनी भी एप्लीकेशंस पे अपन काम कर रहे हैं सभी क्लाइंट सर्वर बेस्ड आर्किटेक्चर पे काम करती हैं, राइट। सभी वेब एप्लीकेशंस है, वेब एप्लीकेशन को क्या करते हैं हम ब्राउजर में लॉन्च करते हैं। देन जिस ब्राउजर पे हम एक लिंक डालते हैं वो एक सर्वर पे जाती है, सर्वर से जो HTML पेज है उसको फैच करके लेके आ जाती है और अपने को ब्राउजर पे रेंडर करने लग जाती है, राइट। सो क्या होता है ना, वो जो वेब एप्लीकेशन बनाई है डेवलपर ने, वो अब उसके बाद जो टास्क आता है वो क्या करता है कि उसको इमीडिएटली वो एप्लीकेशन को डिलीवर करना होता है क्लाइंट को। तो वो मोनोलिथ या माइक्रो सर्विसेज में से कोई सा भी आर्किटेक्चर वो पिक कर सकता है टू टू डेवलप दैट एप्लीकेशन। ठीक है। मोनोलिथ में क्या होता है कि एप्लीकेशन को वो पूरा ना सब कुछ ऐसा सिंगल यूनिट की तरह ही डेवलप करते हैं। जो आपके कोडर रहते हैं, डेवलपर रहते हैं, वो उसमें जैसे मान लो आपके एप्लीकेशन में मल्टीपल मॉड्यूल्स हैं, लाइक यूजर्स, थ्रेड्स, पोस्ट, जैसे यहाँ पे आपको एग्जांपल दिख रहा होगा। तो ये क्या करते हैं, सबको एक सिंगल यूनिट में ही डेवलप करते हैं और पूरी की पूरी सिंगल यूनिट ही कस्टमर को डिलीवर कर देते हैं, है ना। तो उससे क्या होता है कि डिप्लॉयमेंट जो रहता है, बहुत जो डिलीवरी है बहुत ज्यादा फास्ट हो जाती है। आपने आपके पास काम आया, आपने फट से उस काम को करके मतलब पूरी यूनिट बनाई, पूरा एक डिप्लॉयबल कोड जनरेट करा और आपने क्लाइंट को दे दिया, बोले ले भाई चला ले। तो ये क्या होता है, जितने भी स्मॉल स्केल एप्लीकेशन है सभी मोनोलिथ आर्किटेक्चर पे काम करती हैं। ठीक है। इसमें प्रॉब्लम कब आती है, मान लो डाउन द लाइन 1 साल 2 साल बाद में क्लाइंट ने कोई ऐसे चेंज लेकर आ गए जिसमें अपने को अब आर्किटेक्चर ही चेंज करना है एप्लीकेशन का, या अपने को स्केलेबिलिटी स्केल करना है, कोई नया मॉड्यूल ऐसा ऐड करना है। तो क्या होता है कि बहुत डिफिकल्ट हो जाता है एक मोनोलिथ एप्लीकेशन का के अंदर का आर्किटेक्चर या जो भी उसमें कोई आर्किटेक्चर लेवल के चेंजेस को कर पाना। ठीक है। क्योंकि सब कुछ एकदम टाइटली कपल्ड होता है वहां पे। ठीक है। तो इसमें भी कोई क्वेश्चन है क्या किसी को? ठीक है। इसमें क्या होता है ना, जो आपके डेवलपर्स रहते हैं वो एक सिंगल कोड बेस को ही सारे मशीन्स पे अपने अपनी जो हर व्यक्ति अपनी अपनी मशीन पे वो सिंगल कोड बेस को ही मतलब करके रखता है, लोकल कॉपी बना के रखता है। तो इसमें क्या होता है, उनका डिबगिंग काफी इजी हो जाती है। उनका अगर उनको कोई नया फीचर डेवलप करना है तो पूरा कोड ही उनके पास है, दे आर वेरी इट इज वेरी इजी फॉर देम टू डेवलप। ठीक है। फिर डाउन द लाइन जो अपने आर्किटेक्चर्स हैं उन लोगों ने जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं उन लोगों ने एक नया आर्किटेक्चर डेवलप करा जिसको इन्होंने माइक्रो सर्विसेज बेस्ड बोला। उसमें क्या होता है ना, इनिशियली आपको इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल की जो सेटिंग्स होती हैं कि आपकी अलग अलग सर्विसेज काम करें, वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है। उसमें क्या होता है, इनिशियली आपको इस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर सेट करना होता है कि आपकी अलग अलग सर्विसेज अलग अलग आपकी मॉड्यूल्स को कैटर करें। जैसे अगर आपकी एप्लीकेशन में एक यूजर मॉड्यूल है, एक आपकी एक थ्रेड्स का मॉड्यूल है या एक पोस्ट का मॉड्यूल है, तो उनकी अलग अलग वेब सर्विसेज बना के हम दे देंगे सामने वाले को, ताकि वो उनको यूज कर सके। आपकी सारी जो सर्विसेज है वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होती हैं, एक दूसरे से इनका कोई रिलेशनशिप नहीं होता है। तो ये काफी लूजली कपल्ड होती हैं, तो इनका जो डेवलपमेंट रहता है ना काफी इजी रहता है डाउन द लाइन। इनिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करने में काफी टाइम लगता है, बट डाउन द लाइन इसका डेवलपमेंट काफी इजी होता है। डेवलपर को जिस एक्टिविटी पे जिस सर्विस पे काम करना है उसी सर्विस का उसको कोड अपनी मशीन में लेना होगा और उसी सर्विस का वो कोड डेवलप करके डिप्लॉय करेगा। ठीक है। अब इसमें चैलेंजेस क्या आते हैं, थोड़ा सा डिबगिंग और जो इसका मतलब कोड का टेस्टिंग वगैरह है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होती है माइक्रो सर्विसेज में, बिकॉज इनको स्टब और ड्राइवर और मॉक जो एक कंसेप्ट होता है इंटीग्रेशन टेस्टिंग में, वो उनको यूज करना पड़ता है। ठीक है। मॉक सर्विसेज आपको पढ़ोगे तो यू विल गेट टू नो मोर अबाउट इट। ठीक है। सेकेंड थिंग, इसमें क्या है ना, डिप्लॉयमेंट जो है पूरी एप्लीकेशन का एक साथ नहीं होता है। आप इंडिविजुअल इंडिविजुअल एक एक सर्विस भी डिप्लॉय कर सकते हो। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, डेडिकेटेड सर्विस होती है एज पर द बिजनेस कंपोनेंट,
ये इंडिपेंडेंट होती है, आपकी एक एक हर सर्विस इंडिपेंडेंट होती है। इनिशियली इसका इंफ्रास्ट्रक्चर सेट करने में थोड़ा सा स्लो होता है, बट लेटर इट इज वेरी फास्टर। इसमें कोड डेवलप काफी फास्ट होता है, आप डिप्लॉयमेंट काफी फास्ट कर सकते हो। इंडिविजुअल एक एक वेब सर्विस को आप डिप्लॉय कर रहे होते हैं यहाँ पे, ठीक है। इट इज लूजली कपल्ड, ईच सर्विस इज डिप्लॉयड सेपरेटली एंड स्टबर मॉक आर नीडेड टू फॉर एंड टू एंड टेस्टिंग, ठीक है। तो ये एक आपका एक जेनरिक ओवरव्यू हो गया मोनोलिथिक एप्लीकेशन का और माइक्रो सर्विस बेस्ड एप्लीकेशन का, ठीक है। अब रेस्टफुल आर्किटेक्चर क्या होता है, राइट। सो रेस्ट का मतलब होता है रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर, ठीक है। इसको 2000 में एक रॉयल फील्डिंग करके एक इंजीनियर थे, उन्होंने डेवलप किया था, ठीक है। अब रेस्ट क्या होता है, ये कुछ कंस्ट्रेंट्स होते हैं जिनको फॉलो, अगर कोई भी वेब सर्विस उस कंस्ट्रेंट्स को फॉलो करती है तो हम उसे रेस्ट सर्विस बोलेंगे, ठीक है। अब इसको इम्प्लीमेंट क्यों किया गया था, बिकॉज वर्ल्ड वाइड वेब को हम यूज कर रहे हैं, तो एवरीबडी इज इट इज वेरी एक्सेसिबल टू एवरीबडी एंड एवरीबडी वांट्स द कंटेंट टू बी डिलीवर एज फास्ट एज पॉसिबल, राइट। तो बहुत सारे नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स थी जिनको रेस्टफुल आर्किटेक्चर ने सेटिस्फाई किया था, दैट्स व्हाई इट वाज वेरी सक्सेसफुल, ठीक है। कौन कौन से नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट को इसने सेटिस्फाई किया था, एफिशिएंसी, परफॉर्मेंस, स्केलेबिलिटी, रिलायबिलिटी, रीयूजेबिलिटी, पोर्टेबिलिटी, मॉड्यूलरिटी एटसेट्रा, ठीक है। अब इसके जो कंस्ट्रेंट्स होते हैं जो कि किसी भी वेब सर्विस को फॉलो करना है, उनको रेस्टफुल कंस्ट्रेंट्स बोलते हैं। और कौन कौन से कंस्ट्रेंट है अपन नीचे देखो, यहाँ पे दिख रहे होंगे आपको। सबसे पहले तो एप्लीकेशन क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर को फॉलो करनी चाहिए, ठीक है। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर से फायदा ये होता है कि क्लाइंट भले आपका एचटीएमएल में बना हो, एंगुलर में बना हो, रिएक्ट में बना हो, किसी में भी बना हो, है ना, वो सर्वर से इंडिपेंडेंट होता है। आप इंडिपेंडेंटली क्लाइंट के कोड को डेवलप कर सकते हो और इंडिपेंडेंटली आप सर्वर के कोड को डेवलप कर सकते हो। सर्वर आपका भले ही पाइथन में आपने बना के रखा हो, सर्वर का जो कोड है सर्वर पे जो चल रहा है, भले ही वो नोड पे बना हो, किसी पे भी बना हो, राइट। सो इट गिव्स यू दिस कैपेबिलिटी to develop these client and server codes applications independently and in a different architectures, ठीक है। नेक्स्ट है स्टेटलेस। स्टेटलेस का मतलब ये होता है कि जो सर्वर को उसके जो क्लाइंट्स है उनकी जो स्टेट है उसको स्टोर करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। स्टेटलेस है वो। सर्वर क्या करेगा, बस क्लाइंट की जो भी रिक्वेस्ट आ रही है उस रिक्वेस्ट को चेक करेगा, पहले उसके ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन को चेक करेगा, और जो वो मांग रहा है रिसोर्स, वो रिसोर्स उसको हैंड ओवर कर देगा। तो इससे फायदा ये हो रहा है कि इसकी परफॉर्मेंस जो है वो बहुत ज्यादा इंप्रूव हो गई है। अब अपने को एक सेशन मेंटेन नहीं करना है अपने सर्वर पे, है ना, कि भैया कितने क्लाइंट्स हमको, मतलब कितने क्लाइंट मेरे सर्वर से कनेक्टेड है, उसकी कोई हिस्ट्री मेंटेन नहीं करना है, कोई मुझे उसकी मतलब कोई भी लिस्ट मेंटेन नहीं करना। तो इट्स वेरी फास्ट फास्ट फॉर मी, सर्वर के लिए काफी फास्ट हो जाता है, परफॉर्मेंस काफी इंप्रूव हो जाती है इस केस में। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपन क्लाइंट को हैंड ओवर कर देते हैं। क्लाइंट को ही मुझे मतलब क्लाइंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन को प्रूव करे बाय सेंडिंग द ऑथेंटिकेशन कोड, और ऑथराइजेशन का जो भी कोड होता है वो मेरे को मतलब सर्वर को सेंड करे वो, और सर्वर सिर्फ उसकी रिक्वेस्ट को कैटर करेगा, रिजल्ट दे देगा उसको, दैट्स इट। देन नेक्स्ट है कैशेबिलिटी। कैशेबिलिटी का फंडा ये है कि सर्वर की पास में एक कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि अगर मान लो आपने अभी अपन आर रेस अपने आर क्यू आर एस वाली साइट की बात करें, तो अपन लिस्ट ऑफ यूजर्स को गेट कर रहे हैं पेज नंबर 2 की, राइट। मैं एक बार जाना चाह रहा हूँ वहां पे। ये जो गेट लिस्ट ऑफ यूजर्स है ना, ये क्या कर रहा है, पेज नंबर 2 के सारे यूजर्स को गेट फेच कर रहा है, राइट। अब जैसे आप सेंड करते हो तो ये आपको मतलब मिली सेकेंड्स में आपको रिस्पॉन्स रिटर्न कर देता है, 2 सेकंड 3 सेकंड में ही जो पूरे उस पेज का डेटा है वो रिटर्न कर देता है। तो क्या होता है ना, अगर सर्वर पे इसी तरह की रिक्वेस्ट मल्टीपल क्लाइंट भेज रहे हैं, है ना, तो सर्वर क्या करेगा, जो रिस्पॉन्स है, ये जो रिस्पॉन्स है ना, इसको अपनी कैश में स्टोर कर लेगा। बार बार उसको पूरी प्रोसेसिंग करने की जरूरत नहीं है कि क्वेरी फायर करे और उस पेज के अंदर कितना कंटेंट निकल रहा है वो निकाल के लेकर आए डेटाबेस से और फिर उसको केटर करे, है ना। सर्वर क्या करेगा, इसकी जो रिस्पॉन्स है उसको पता है कि क्या रिक्वेस्ट आ रही है, तो वो इस रिस्पॉन्स को अपनी कैशे में स्टोर कर लेगा, ताकि जैसे ही कोई भी अगला क्लाइंट इस रिक्वेस्ट को वापस से कॉल करेगा तो वो इमीडिएटली कैश में से उठा के ये जो रिजल्ट है वो रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो अगेन कैशेबिलिटी से अपने को फायदा क्या होता है, परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है यूज ऑफ लेयर्ड सिस्टम। आपको
जो भी आप सिस्टम डेवलप कर रहे हो उसमें आपको लेयरिंग करनी है, लाइक आपका क्लाइंट लेयर रहेगी, देन मिडिल लेयर रहेगी, देन आपके पास में बैकएंड लेयर रहेगी। इवन बैकएंड लेयर में भी मल्टीपल रहते हैं, लाइक डेटाबेस की एक लेयर अलग रहती है, और ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप मैपिंग की लेयर अलग रहती है, आपकी राउटर्स की राउटिंग की लेयर अलग रहती है। ठीक है, बिजनेस लेयर्स अलग रहती हैं। तो ये आपको एक लेयर्ड सिस्टम आपको डेवलप करना रहेगा। नेक्स्ट है यूनिफॉर्म इंटरफेस। यूनिफॉर्म इंटरफेस का मतलब ये होता है कि अगर आपकी एप्लीकेशन में जो रिसोर्सेस हैं, जैसे लिस्ट यूजर्स में आप देखोगे, तो अगर आपको लिस्ट ऑफ यूजर्स निकालना है तो ये वाला आपका एक एंड पॉइंट है जिसकी हेल्प से आप लिस्ट ऑफ यूजर्स निकाल पाओगे, है ना। अगर सिंगल यूजर निकालना है, सिंगल यूजर्स के लिए एंड पॉइंट ये है। देन आपको, अरे क्लिक नहीं हुआ क्या, सिंगल यूजर्स के लिए एंड पॉइंट ये है। देन आपको क्रिएट यूजर करना है तो एंड पॉइंट ये है। देन अपडेट यूजर करना है तो एंड पॉइंट आपका ये है। राइट, तो आप देखो इसमें क्या है, यूनिफॉर्म है, इट इज वेरी यूनिफॉर्म। आपको वेरी इजीली आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, इट इज वेरी यूनिफॉर्म। कि ये देखो, स्ट्रक्चर एकदम यूनिफॉर्म है। यहाँ पे एपीआई, देन उसके बाद में यूजर्स, जितने भी यूजर्स से रिलेटेड ऑपरेशन है सभी में यही स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है, एपीआई स्लैश यूजर्स। अगर आपको यूजर से अलावा कोई एक्शन परफॉर्म करना है तो उसके लिए एक अलग सर्विस रहेगी। जैसे कि लॉगिन की बात करें, एपीआई स्लैश लॉगिन। राइट, तो ये आपको एक यूनिफॉर्म इंटरफेस को मतलब क्रिएट करना पड़ेगा और यूनिफॉर्म इंटरफेस फॉलो करना पड़ेगा, और जो आपके कंज्यूमर्स होंगे ताकि उनके लिए वो यूनिफॉर्म इंटरफेस ही अवेलेबल रहे। नेक्स्ट है सपोर्ट फॉर कोड ऑन डिमांड। इसका मतलब ये है कि जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है कि जब भी आप कोई रिक्वेस्ट यहाँ पे सेंड करते हो तो वो रिस्पॉन्स में आपको जेसन के फॉर्मेट में ही रिस्पॉन्स रिटर्न कर रहा है। बट समटाइम्स इन मेनी ऑफ द केसेस जो एपीआई होगी वो आपको एचटीएमएल कोड भी रिटर्न कर सकती है, इवन जावास्क्रिप्ट का कोड भी रिटर्न कर सकती है। इन सम केसेस इट कैन रिटर्न यू एप्लेट एज वेल। तो जावास्क्रिप्ट और एप्लेट क्या है, वो कोड है, वो आपके क्लाइंट की जो मशीन है उस पर रन होते हैं। जावास्क्रिप्ट आपके ब्राउजर पे रन होता है ना। वो सर्वर पे रन नहीं होता है, जावास्क्रिप्ट आपके ब्राउजर पे रन होता है, जो आपका क्लाइंट है, जो भी ब्राउजर से आप यूज कर रहे हो। ठीक है, सो नेक्स्ट कंसर्न ये है कि सपोर्ट फॉर कोड ऑन डिमांड। जो भी व्यक्ति हमारी एपीआई को कॉल करेगा, उसको जो भी कोड की रिक्वायरमेंट है जावास्क्रिप्ट या एप्लेट, वो आपकी जो एपीआई है वो रिटर्न करनी चाहिए। ठीक है, अब कम्युनिकेशन के लिए जो आपकी रेस्ट एपीआईज है वो यूज करती हैं एचटीटीपी को। एचटीटीपी क्या है, एक हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। अब उसको डिस्कस कर लेते हैं अपन। ये प्रोटोकॉल यूज होता है कम्युनिकेशन के लिए बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर। ठीक है, एचटीटीपी जो है वो रेस्टफुल आर्किटेक्चर की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो उसके कंस्ट्रेंट्स हैं, उनको कंप्लीटली सेटिस्फाई करता है। ठीक है, अभी करंटली एचटीटीपी 2.0 चल रहा है मार्केट में। ठीक है, एंड इट ऑफर्स परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन एंड एन्क्रिप्शन। जो भी डेटा आप ट्रांसफर करते हो, मतलब क्लाइंट से जो आपने डेटा भेजा सर्वर पे, और सर्वर से जो डेटा आपके पास में आया वो इनक्रिप्टेड वे में इंटरनेट पे ट्रांसमिट होता है। एचटीटीपी इज एन एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल दैट वर्क्स ओवर टीसीपी और टीएलएस कनेक्शन। ठीक है, अ, अब ये थोड़ा सा नेटवर्किंग जिसको पता है या जिसने नेटवर्किंग के बारे में थोड़ा सा पता है, दे विल नो अ लिटिल बिट बेटर। जो भी प्रोटोकॉल्स होते हैं सेवन कंज्यूम, लेयर। यस 7 लेयर्स के प्रोटोकॉल होते हैं, मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं। एप्लीकेशन लेयर, देन नेटवर्क लेयर, और फिर उसके बाद में डेटा लेयर, मल्टीपल हेडर्स वगैरह, बहुत सारी चीजें होती हैं इसमें। बट दिस इज ऑल यू नो नीड टू नो एज अ टेस्टर। ठीक है, टीसीपी को क्यों यूज करता है एचटीटीपी, बिकॉज टीसीपी इज द मोस्ट रिलायबल प्रोटोकॉल। इसमें गारंटी होती है कि आपकी पैकेज जो है वो 100%, जो भी आपने भेजे 100% जाएंगे, और आपको 100% रिसीव भी होंगे। इन केस अगर लॉस होता भी है, तो कोई भी पैकेट अगर लॉस होता भी है तो प्रॉपर एरर कोड या जो भी एरर मैसेजेस है वो प्रॉपर आपको डिस्प्ले करता है टीसीपी। ठीक है, एचटीटीपी क्या करता है, ये सर्वर से रिसोर्सेज को फेच करके लाता है एज पर द रिक्वेस्ट। अगर आपने वहां से लिस्ट ऑफ यूजर मांगा है तो वो लिस्ट ऑफ यूजर लेके आ जाएगा। अगर आपने वहां से इमेज मांगी है या कोई भी वीडियो मांगा है तो वो दैट एचटीटीपी विल ब्रिंग यू दैट रिसोर्स। ठीक है, इनिशियली एचटीटीपी में जब भी आप कनेक्शन बनाते हो तो उसमें 3 स्टेप की प्रोसेस होती है। क्या होता है, सबसे पहले तो क्लाइंट कनेक्शन की रिक्वेस्ट भेजता है आपके सर्वर को, सर्वर उस रिक्वेस्ट को एक्नॉलेज करता है। तो ये दो दूसरी चीज हो गई। फिर क्लाइंट जो सर्वर ने एक्नॉलेज करा उसको एक्नॉलेज करता है। तो ये इस 3 स्टेप में आपका कनेक्शन इनिशियली मतलब डेवलप होता है इन क्लाइंट एंड सर्वर। और जब आपका कनेक्शन एक बार डेवलप हो जाता है तो आप मल्टीपल कनेक्शन डेवलप होने के बाद आप मल्टीपल रिक्वेस्ट भेज सकते हो टू गेट द रिस्पॉन्स फ्रॉम द सर्वर।
ठीक है। HTTP प्रोटोकॉल इज वेरी सिंपल एंड इट इज एक्सेंसिबल एंड स्टेटलेस। ठीक है। नाउ जंपिंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज हाउ टू टेस्ट एन एपीआई। ठीक है। सबसे पहले तो आपको आपकी मशीन जो है, अच्छा बिफोर जंपिंग ऑन टू दिस, अभी तक किसी को कोई क्वेश्चन है क्या HTTP में, रेस्टफुल आर्किटेक्चर में, वेब एप्लीकेशन आर्किटेक्चर में? नो। No. नहीं समझे। चलो ठीक है। अब अपने को अगर एपीआई टेस्ट करनी है तो सबसे पहले आपको क्या करना रहेगा, आपकी मशीन को रेडी करना रहेगा बाय इंस्टॉलिंग द रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर्स। ठीक है। अब सिंस वी आर यूजिंग, हम इसको यूज कर रहे हैं अपने रोबोट फ्रेमवर्क को, तो उसकी जो कीवर्ड की लाइब्रेरी है, रोबोट फ्रेमवर्क रिक्वेस्ट, उसकी जो कीवर्ड्स हैं उनको आपको स्टडी करना रहेगा और अंडरस्टैंड करना रहेगा कि वो कैसे काम करते हैं। पोस्टमैन में अपन ने कल देखा, राइट? पोस्टमैन तो पूरा जीयूआई है। उसमें बस बटन पे क्लिक करो, और बटन पे क्लिक करने के बाद में उसके फॉर्म को फिल करो, सेंड पे क्लिक करो। एवरीथिंग इज इन द जीयूआई, राइट? जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे दिखाता हूँ। तो आपने क्या किया था, न्यू रिक्वेस्ट बना ली थी, ये फॉर्म हो गया था ओपन राइट में। यहाँ पे आपने रिक्वेस्ट को नाम दे दिया, मेथड सेलेक्ट कर ली ड्रॉप डाउन से, यहाँ पे आपने रिक्वेस्ट का डेटा फिल कर दिया, एंड यू जस्ट क्लिक ऑन सेंड बटन। एवरीथिंग वाज डन यूजिंग दिस जीयूआई, है ना? बट क्या होता है कि जब अपन ऑटोमेशन से करते हैं तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स मस्ट बी डन वाया कोड। तो इसी एक्टिविटी को अगर अपने को मिमिक करना है वाया कोड तो कैसे करेंगे वो आपको, ये जो एपीआई है, जो भी ये रिक्वेस्ट लाइब्रेरी है, इसके कोड को, जो भी इसकी लाइब्रेरी का पूरा वो है, कीवर्ड्स हैं, उनके कोड को पढ़ के समझना पड़ेगा। पूरा डॉक्यूमेंटेशन है उसको पढ़ के अपने को समझना पड़ेगा कि इसी एक्टिविटी को जो हमने मैन्युअली करा उसको ऑटोमेशन से कैसे कर सकते हैं। ठीक है। इसमें एपीआई को टेस्ट करने के लिए मतलब दो ही स्टेप होती हैं। सबसे पहले तो आपको प्री रिक्वेस्ट सेट करने होते हैं, देन आपको कॉल करना होता है, जो भी मेथड होती है लाइक गेट पुट पोस्ट डिलीट। देन उसके बाद में आपको रिस्पॉन्स को चेक करना होता है, साथ ही साथ आपको रिस्पॉन्स के स्टेटस कोड को चेक करना होता है, और बॉडी को भी चेक करना होता है। बॉडी कुड बी इन द फॉर्म ऑफ जेसन, एंड बॉडी कुड बी इन द फॉर्म ऑफ इमेजेस एज वेल, और वीडियोस वगैरह कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है। जब इनिशियली ये काम कर लोगे तो फिर जब आप एडवांस टेस्टिंग की तरफ जाओगे तो आपको हेडर्स एंड ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन विल ऑल्सो, ये भी आपको चेक करना पड़ेगा कि जो हम हेडर्स, मान लो एप्लीकेशन कंटेंट टाइप जेसन एक्सपेक्ट कर रही है, बट हम नेगेटिव टेस्टिंग के लिए क्या करेंगे, कंटेंट टाइप जेसन की जगह कुछ और कर देंगे, एचटीएमएल कर देंगे, और फिर चेक करेंगे कि भैया अब वो एपीआई प्रॉपरली रिस्पॉन्स कर रही है कि नहीं कर रही है। ठीक है। नेक्स्ट है मशीन रेडीनेस। ये सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, अगर किसी ने अभी तक नहीं करा है प्लीज कर लो, क्योंकि अब अपने को थोड़ा सा स्पीड अप करना है। मतलब अगर इसी स्पीड से चलते रहेंगे तो फिर तो ये सेशंस अपने कम से कम जनवरी, मतलब जनवरी तो छोड़ो, मार्च तक भी खत्म नहीं हो पाएंगे अगर इस स्पीड से चलेंगे अपन तो। ठीक है। क्विकली, जितना जल्दी हो सके ये सॉफ्टवेयर्स जो है इसका स्क्रीनशॉट लो अपनी मशीन पे, मोबाइल पे, और इन सारे सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल करो। इंस्टॉलेशन में कोई हेल्प लग रही है, एक वीडियो बना के रखा हुआ है हमने, ग्रुप पे शेयर करा हुआ है, उससे भी नहीं कर पा रहे हो तो यू कैन कनेक्ट विद मी। ठीक है। नेक्स्ट है, जब आप ये सारे सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल कर लोगे लाइक पिप इंस्टॉल रोबोट फ्रेमवर्क रिक्वेस्ट, रोबोट फ्रेमवर्क रिक्वेस्ट, है ना? तो आपको चेक करना, अब ये तो क्या है, पैकेजेस आपके इंस्टॉल हो रहे हैं कमांड लाइन पे। अब चेक करना है कि हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो वो चेक करने के लिए आप ये वाला कमांड रन कर सकते हो, पिप लिस्ट। इट विल शो यू ऑल द इंस्टॉल्ड पैकेजेस। ठीक है। नेक्स्ट है, अब अपन प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर की बात, मतलब डिस्कशन कर लेते हैं यहाँ पे। तो जब आप जैसे पाइचार्म को ओपन करोगे, सो एक मिनट है ना, इसको पहले बंद कर लेता हूँ, रीसेट कर लेता हूँ कंप्लीट। ठीक है। जब आप इनिशियली पाइचार्म को ओपन करोगे, सो दिस इज हाउ द पाइचार्म लुक्स। मैंने अभी यहाँ पे व्हाइट थीम सेलेक्ट कर रखी है, या इनिशियली आपकी ब्लैक थीम रहेगी, सो डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है। तो पाइचार्म में आपको क्या करना रहेगा, एक न्यू प्रोजेक्ट बनाना रहेगा। ठीक है। तो न्यू सर ये प्रोजेक्ट बनाने के, हाँ, यस। पाइचाम और इक्लिप्स, इक्लिप्स से हो जाएगा काम कि ये इंस्टॉल करना ही पड़ेगा? भाई पाइचार्म कर लो यार, इट वुड बी बेटर इफ यू यूज पाइचार्म, ठीक है, ठीक। है ना? ठीक है। ठीक है। अ, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, देखो पाइचार्ट में आपको क्या करना है, यहाँ पे जैसे आप न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करोगे तो आपको पहले तो वर्क स्पेस सिलेक्ट करना पड़ेगा, राइट? तो ये जो लोकेशन आती है ना यहाँ पे, लोकेशन में आपने जैसे मान लो डी ड्राइव में एक फोल्डर बना लो,
यहाँ पे मैंने बनाया है रोबोट फ्रेमवर्क। सो दिस इज योर वर्क स्पेस। ठीक है। इस वर्क स्पेस के अंदर मैं एक नया प्रोजेक्ट बना लेता हूँ। इस प्रोजेक्ट को नाम देता हूँ मैं यहाँ पर REQ RES डेमो। ठीक है। ये मेरा प्रोजेक्ट बन गया। ठीक है, ये वर्क स्पेस है आपकी, और ये वर्क स्पेस के अंदर आपका प्रोजेक्ट बन गया है। ठीक है। देन आपको क्या करना है, जैसे आप यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करोगे ना, तो ये यहाँ पे क्या करेगा, ये वाले चेकबॉक्स को, मतलब ये वाले रेडियो बटन को वो सिलेक्ट करके रखेगा। इट विल आस्क यू टू क्रिएट ए न्यू वर्चुअल एनवायरनमेंट एंड सो अदर डिटेल्स एज वेल। बट आई वुड सजेस्ट आप क्या करना है, यहाँ पे ये वाले पे क्लिक कर देना, प्रीवियसली कॉन्फ़िगर इंटरप्रेटर पे। सो आपको ये सब करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है। तो प्रीवियसली कॉन्फ़िगर इंटरप्रेटर को सिलेक्ट करेंगे अपन यहाँ पे, और जो भी आपने पाइथन इंस्टॉल करा हुआ है आपकी मशीन पे, अगर वो प्रॉपर्ली इंस्टॉल्ड है, उसका पाथ प्रॉपर्ली सेट है, तो यहाँ पे वो पाइथन आपको दिखने लगेगा। अगर नहीं दिख रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे ऐड इंटरप्रेटर पे क्लिक करना, और जहाँ पे भी आपका पाइथन इंस्टॉल्ड है ना, जैसे मेरी मशीन में कहाँ पे इंस्टॉल्ड है, सी यूजर, ये मेरा नाम, देन ऐप डेटा, लोकल प्रोग्राम्स, पाइथन, पाइथन 312, पाइथन EXE। ठीक है। तो जरूरी नहीं कि वो प्रोग्राम जैसे जावा इंस्टॉल होता है, जावा कैसे इंस्टॉल होता है, सी, देन प्रोग्राम फाइल्स, जावा। जरूरी नहीं कि ऐसा कैसा इंस्टॉल हो पाइथन भी। तो इट डिपेंड्स। तो मेरे इसमें ऐसा है, हो सकता है आपके इसमें से भी इसी तरीके से हो या किसी और तरीके से हो, तो ध्यान रखना इसका। ठीक है। तो जब आप ये रेडियो बटन को सिलेक्ट करोगे, यहाँ पे इंटरप्रेटर सिलेक्ट कर लोगे, देन यू विल नीड टू क्लिक ऑन दिस क्रिएट बटन। ठीक है। सो वंस यू हिट, ठीक है, तो इस तरीके से आपका प्रोजेक्ट बन के आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है। तो ये अपन ने देख लिया है कि भैया आपको वर्कस्पेस कैसे क्रिएट करना है, देन क्रिएटिंग अ प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करना है, ये दो चीज देख ली अपन ने। अब ऑर्गेनाइजिंग द प्रोजेक्ट फाइल्स। ठीक है। उसके लिए क्या करेंगे अपन, अपना जो मेन प्रोजेक्ट है उसके अंदर अपन मल्टीपल टाइप की डायरेक्टरी बनाएंगे। ठीक है। तो एक डायरेक्टरी बनेगी आपकी टेस्ट सूट्स की। ठीक है। एक, इसी तरीके से आप मल्टीपल डायरेक्टरीज यहाँ बना सकते हो टू कीप योर रिसोर्सेस और टेस्ट डेटा और योर कीवर्ड्स, है ना। देन उसके बाद में अपन अपने को सेक्शंस बनाने रहेंगे स्क्रिप्ट फाइल के अंदर। क्या होता है कि जब आप यहाँ पे, एक मिनट है ना, ओके, जब आप यहाँ पे कोई एक न्यू फाइल बनाते हो, जैसे ये सूट है ना, इसी के अंदर अपनी पूरे सारे टेस्ट सूट जाएंगे, यहीं पे अपन अपनी पूरी स्क्रिप्टिंग करेंगे। ठीक है। यहाँ पे अपन जा रहे हैं, न्यू करके फाइल क्रिएट कर रहे हैं। इस फाइल का नाम देंगे अपन REQ RES डेमो.रोबोट। इसको जैसे अपन हिट करेंगे, नाउ यू कैन सी एक REQ RES डेमो रोबोट फाइल बन गई, और वो यहाँ पे एडिटर में भी ओपन हो गई है। ठीक है। इस फाइल के अंदर अपने को मल्टीपल मल्टीपल मतलब डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेक्शंस बनाने पड़ेंगे। आपके जितने भी टेस्ट केसेस रहेंगे ना, वो इस तरीके से आ जाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आपके सारे टेस्ट केसेस आएंगे, राइट। अगर आपको कोई लाइब्रेरी अगर आपको इंपोर्ट करनी है, तो वो लाइब्रेरीज आपके ऊपर वाले सेक्शन में आएगी, वो भी अपन आगे देखेंगे। ठीक है। तो आपको ये भी अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि भैया टेस्ट स्क्रिप्ट फाइल में कितने टाइप के सेक्शंस होते हैं। फिर अपने को ये देखना रहेगा कि हम किस तरीके से लाइब्रेरीज को ऐड कर सकते हैं, और अपने स्टेप्स को कैसे लिखेंगे टेस्ट केसेस के अंदर, और हम जो स्क्रिप्ट्स हमने बनाई है उन्हें रन कैसे करेंगे, और रन होने के बाद में जो रिपोर्ट्स आएंगी उनको एग्जामिन करेंगे और उनको अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट है स्क्रिप्ट सिंटैक्सेस। अब एक काम करते हैं, मैं कॉल को एंड कर रहा हूँ, आप कॉल वापस से ज्वाइन करो, क्योंकि 5 मिनट में एंड हो जाएगा, अपन कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। ठीक है। सो आई एम एंडिंग दिस कॉल, रीजॉइन इट। एंड ही नहीं हो रहा है तो।